लता मंगेशकर के जाने से कैसे पूरी दुनिया शोक में डूब गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज़। दोस्तों, लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वो हफ्तों से आईसीयू में थी, जहां रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर के निधन की सूचना देते हुए आज सुबह 8:12 पर लता दीदी का निधन हो गया ये बताया। उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए थे। उनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था। इससे पहले सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए एक ट्वीट लिखा, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भारत में फिल्म संगीत को एक नई परिभाषा दी थी। उन्हें स्वर साम्राज्ञी और भारत की सुर कोकिला कहा जाता था। उनका फिल्मी संगीत करियर आधी सदी से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए थे। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य भारत के शहर इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक गायक थे। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार भी थे, जिन्होंने मराठी भाषा में कई संगीतमय नाटकों का निर्माण किया था। लता मंगेशकर अपने पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। बाद में लता के छोटे भाई बहनों ने भी उनका अनुसरण करते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर भारत के मशहूर गायक भी बने। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए बताया था कि उनका परिवार शास्त्रीय संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके घर में फिल्मी संगीत को पसंद नहीं किया जाता था। लता मंगेशकर को कभी भी औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं मिली। एक नौकरानी ने लता को मराठी अक्षरों का बोध कराया था। वहीं एक स्थानीय पुरोहित ने उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी थी। घर आने वाले रिश्तेदारों और अध्यापकों ने उन्हें दूसरे विषयों को पढ़ाया था। लता मंगेशकर के परिवार का उस समय बहुत बुरा वक्त आया, जब उनके पिता के काफ़ी पैसे डूब गए और उन्हें अपनी फिल्म और थिएटर कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद उनका परिवार इंदौर से पुणे चला गया, क्योंकि महाराष्ट्र के सांगली में स्थित उनके पुश्तैनी घर को कर्ज वसूली के लिए नीलाम कर दिया गया। अपने पिता की मौत के बाद लता मंगेशकर अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई। ये 1940 के दशक की बात है। तब फिल्मों में गाने के लिए गुंजाइश बहुत कम हुआ करती थी। लता मंगेशकर ने परिवार चलाने के लिए अभिनय करना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने कुल 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की। 1943 में आई मराठी फिल्म गज भाव में उन्होंने कुछ लाइनें और कुछ शब्द गाए थे। ये फिल्मों में उनका पहला गीत था। 1947 के आते आते लता मंगेशकर एक्टिंग के करियर में घुसी और 200 रुपए उन्हें पर मंथ मिला करते थे। उन्होंने नसरीन मुन्नी कबीर को एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्मी अभिनय के दौर के बारे में कुछ इस तरह बताया उन्होंने कि मुझे अभिनय करना कभी पसंद नहीं था। वो मेकअप करना, लाइटें, लोगों को आपको निर्देश देना कि ये डायलॉग बोलो, ये बात बोलो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब एक बार एक निर्देशक ने उनको उनकी भौवें कटवाने को बोला था तो लता मंगेशकर को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। निर्देशक ने कहा था कि तुम्हारी भौवें बहुत ज़्यादा मोटी है, लेकिन लता मंगेशकर को निर्देशक की बात माननी पड़ी थी। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना 1949 में गाया था, महल फिल्म में। वहीं दोस्तों, इस फिल्म में उनकी गायकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। फिल्म महल में उनके गाने को मशहूर संगीतकारों ने नोटिस किया और उन्हें मौके मिलने लगे। इसके बाद अगले 4 दशकों तक लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में हजारों गाने गाए। पाकीज़ा, मजबूर, आवारा, मुगले आजम, श्री 420, आराधना और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए। जब लता मंगेशकर ने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ए मेरे वतन के लोगों नाम का गाना गाया, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस गाने को बहुत पसंद किया। उनकी आंखें भर आई थी।
लता मंगेशकर ने अपने दौर के सभी प्रमुख बॉलीवुड गायकों के साथ गाना गाया, फिर चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हो या किशोर कुमार। उन्होंने राज कपूर से लेकर गुरुदत्त और मणि रत्नम से लेकर करण जौहर तक कमोबेश हर मशहूर फिल्म निर्देशक के साथ काम किया। लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका थी जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में मर्दों को चुनौती दे दी थी। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जैसे खुद से ज़्यादा गीत गाने वाले गायकों से ज़्यादा रॉयल्टी और मेहनताना मांगा, जो उन्हें मिला भी। एक बार लता मंगेशकर ने कहा था, मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मेहनत की वजह से कर रही हूँ। मैंने अपने हक के लिए लड़ना सीखा। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं काफ़ी साहसी हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद कतई नहीं है कि मुझे आज जितना मिल गया उतना कभी मिलेगा। बॉलीवुड के मशहूर लेखक और शायर जावेद अख्तर ने लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ और रूहानी गायकी की तारीफ करते हुए कहा था, उनकी आवाज़ तो मोती जैसी पाक और क्रिस्टल जैसी साफ है। एक बार जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि बॉलीवुड में उनके कौन से गाने लोकप्रिय थे, तो उन्होंने कहा था, मोहब्बत के नगमे ज़्यादा लोकप्रिय रहे। हीरोइनें भाग रही हैं और हीरो उनके पीछे भाग रहे हैं। लता मंगेशकर के गाए हुए फिल्मी गानों से तर भी उनकी गायकी का संकलन बेहद शानदार रहा। उनकी सबसे पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म द एंड आई। लता ने एक बार बताया था कि उन्होंने ये फिल्म कम से कम 15 बार देखी थी। उनकी दूसरी पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म थी सिंगिंग इन द रेन। लता को कारों का भी बहुत शौक था। जिंदगी में अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने भूरे रंग की हिलमैन और नीले रंग की शेवले कार खरीदी थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, अक्सर वो रिकॉर्डिंग से ब्रेक लेकर टेस्ट मैच देखना पसंद करती थी। लता बड़ी शान से बताया करती थी कि उनके पास सर जॉन ब्रैडमैन का ऑटोग्राफ है। खाना पकाना, फोटोग्राफी करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। आज भले लता दी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनकी अदायगी हमेशा हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में लता दी को श्रद्धांजलि अर्पित करें और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।